अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे आपकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन भी वीडियो मौजूद है, सो आप उसको भी जो है वो वॉच ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उस पर तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड क्विजेस बताए हुए हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फिलिप्स कर्व के बारे में है। ठीक है, हम इसको मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे 34 लेक्चर को। सो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फिलिप्स कर्व है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो लिखा है कि ईच ऑफ द थ्री मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इम्प्लाई द रिलेशनशिप समराइज्ड बाय द SRAS कर्व एंड इक्वेशन। ठीक है, सपोज हमारे पास दिया हुआ है कि पॉजिटिव एडी शॉक मूव्स आउटपुट अबव जो है वो इट्स नेचुरल रेट एंड पी अबव द लेवल पीपल हैड एक्सपेक्टेड ओवर टाइम पी ई राइजेज SRAS। ठीक है, शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट्स अप एंड आउटपुट रिटर्न्स टू इट्स नेचुरल रेट। देखिए, इसमें जो हमें बताया गया है ये कहते हैं कि इसमें हमारे पास ये एग्रीगेट सप्लाई के 3 मॉडल्स के बारे में है। ठीक है, जो कि शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SRAS भी बोलते हैं, कर्व और इक्वेशन के जो है वो को जो है समराइज किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इक्वेशन ये बताते हैं कि कैसे आउटपुट और प्राइस लेवल के बीच रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि कैसे जो है वो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, ये हमें जो है बताया जाता है इसमें। और अब अगर एक पॉजिटिव एग्रीगेट डिमांड एडी शॉक आता है, में एडी में जो शॉक आता है, तो जो कि आउटपुट को उसके नेचुरल रेट से ऊपर ले जाता है और प्राइस लेवल को लोगों के एक्सपेक्टेशन से ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो टाइम के साथ जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पी जो है वो कहते हैं, कि वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइज हो जाता है, और शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई करो ऊपर शिफ्ट होता है और आउटपुट अपने नेचुरल रेट पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस ये बताता है कि कैसे इकनॉमी एडी शॉक के रिस्पॉन्स में एडजस्ट होती है और कैसे आउटपुट और प्राइस लेवल के बीच रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फिलिप्स कर्व में, कि the Phillips curve states that depends on expected inflation, cyclical unemployment, the deviation of the actual rate of unemployment from the natural rates, supply shocks, वे जो है यहाँ पे जो है वो हमारे पास एस ग्रेटर दैन ज़ीरो इज़ एन एक्सोजीनियस कांस्टेंट है। और ये बताता है कि इन्फ्लेशन रेट के फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करता है, जिनमें जैसे कि एक्सपेक्टेड सॉरी इन्फ्लेशन आ जाता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उनके आ जाता है, और सप्लाई शॉक्स आ जाता है भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं और इनमें फिलिप्स कर्व के मुताबिक जो है वो इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट और सप्लाई शॉक्स पर डिपेंड करता है। इसकी इक्वेशन जो है ये हमारे सामने मौजूद है, ये भी आपने कर लेनी है अच्छे से। तो जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं driving the Phillips curve from short and aggregate supply. Phillips curve in its modern form states that the inflation rate depends करता है on three forces पर। कौन कौन सी है? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आ गया, सप्लाई शॉक्स आ गया, द डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द नेचुरल रेट कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद करना है ये तीनों पॉइंट्स। और यहाँ पे हमारे पास ये जो ड्राइव की हुई है वो कैन ड्राइव कर सकते हैं फिलिप्स कर्व को फ्रॉम ओवर इक्वेशन ऑफ आर एग्रीगेट सप्लाई के जरिए। सो वाई इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो ये है वाई बार प्लस आर इंटू पी माइनस पी की ई। और एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, तो ये कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऐड टू द दिस, इसको आप जो है वो देख सकते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप जो है वो देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रही। सो यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे आ जाएं, ये अब हम करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे द फिलिप्स कर्व एंड SRAS। ठीक है, ये आपके पास SRAS की इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट अच्छे से याद करनी। फिलिप्स कर्व की इंपॉर्टेंट है जो है ये फिलिप्स कर्व की भी अपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद SRAS कर्व जो है, फिलिप्स कर्व है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो इनर्शिया है, इनमें हमें क्या बताया जाता है हम यहाँ पे देखेंगे। जो SRAS कर्व है, ये कर्व ये बताता है कि आउटपुट और प्राइस लेवल के बीच क्या रिलेशनशिप है। इसमें ये जो है वो देखा गया कि आउटपुट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स इन प्राइस लेवल से रिलेटेड होता है। ठीक है, और फिर इस कर्व में ये कर्व ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इसमें ये दिखाया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स इन इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, इसमें जो है वो ये एक ऐसी अप्रोच है जो ये अज्यूम करता है कि लोग अपने एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन को रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इन्फ्लेशन के बेसिस पर
फॉर्म करती हैं, और एक ये सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। एक जैसे कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बराबर होता है लास्ट ईयर्स एक्चुअल इन्फ्लेशन के। तो फिलिप्स कर्व की जो इस फॉर्म में ये इस जो है वो इम्प्लाई होता है कि इन्फ्लेशन को इनर्शिया है, और ये कि इन्फ्लेशन पास्ट इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि वेजेस और प्राइसेस को सेट करने में इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है वो करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है टू काजेज ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग इन्फ्लेशंस, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या बयान किया गया है। देखिए, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, ये इन्फ्लेशन सप्लाई शॉक्स के रिजल्ट में होता है, ठीक है। सप्लाई शॉक्स के रिजल्ट में होता है, और एडवर्स सप्लाई शॉक्स प्रोडक्शन कॉस्ट्स को जो है वो इंक्रीज यानी जो बढ़ते हैं, और फर्म्स को जो है वो प्राइसेस बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, वो ये होता है कि ये इन्फ्लेशन डिमांड शॉक्स के रिजल्ट में होता है, ठीक है। जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था वो सप्लाई शॉक्स के रिजल्ट में होता है, और जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये डिमांड शॉक्स के रिजल्ट में होता है। और पॉजिटिव शॉक्स टू एग्रीगेट डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट को नेचुरल रेट के से नीचे ले जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिलिप्स कर्व के ग्राफ में पॉलिसी मेकर्स जो को शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो है लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को टाइम के साथ एडजस्ट करती हैं, इसलिए ये ट्रेड ऑफ जो है वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही होल्ड जो है वो करता है। और अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है, तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद जो हमारे पास द सेक्रीफाइस रेशो आ जाती है, इसमें जो हमें बताया जाता है ये सेक्रीफाइस रेशो के बारे में, जो कि पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लेशन का जो है वो कम करने के लिए कितना जीडीपी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस रेशो ये मेजर करता है कि 1 परसेंटेज पॉइंट इन्फ्लेशन कम करने के लिए कितना परसेंटेज रियल जीडीपी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इसका एस्टिमेट वेरी करता है, लेकिन एक टिपिकल एस्टिमेट 5 है। तो फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिसी मेकर 6% से 2% तक इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, और सेक्रीफाइस रेशो 5 है, तो इन्फ्लेशन 4 परसेंटेज पॉइंट्स कम करने के लिए 4 × 5 = 20% रियल जीडीपी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये सेक्रीफाइस है, तो ये सेक्रीफाइस कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास 1 साल में जीडीपी को 20% कम करना, 2 सालों में जीडीपी को 10 - 10% कम करना, और 4 सालों में जो है वो जीडीपी को 5 - 5% कम करना। तो इन्फ्लेशन कम करने की का जो कॉस्ट ये है कि जीडीपी कम होता है, इस कॉस्ट को ओकॉन्स लॉ का इस्तेमाल करके अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है रैशनल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। इसमें हमें जो बताया गया है कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस ये है कि लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को बनाने के लिए सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें करंट और जो है प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन भी शामिल होती है। तो ये एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस से अलग है, जिसमें लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इन्फ्लेशन के बेसिस पर बनाते हैं। अब जो है वो पेनलेस डेफिनेशंस के बारे में रैशनल एक्सपेक्टेशंस की जो प्रोपोनेंट्स का जो मानना है कि सेक्रीफाइस रेशो बहुत कम हो सकता है। तो एग्जांपल है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पर है, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के जो बराबर 6% है, तो और सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है कि वो इन्फ्लेशन को 6% से 2% तक कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। तो अगर अनाउंसमेंट क्रेडिबल है, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन गिर जाएगा, और शायद 4 पॉइंट्स तक गिर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इन्फ्लेशन भी गिर सकता है बिना अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो बढ़ोतरी के, यानी बिना भी है ना अनएम्प्लॉयमेंट का जो पगार बढ़े, जो है वो हमारे पास इन्फ्लेशन गिर सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द नेचुरल रेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो ये नेचुरल रेट हाइपोथेसिस और जो है वो हिस्टेरिसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि नेचुरल रेट हाइपोथेसिस ये बताता है, ये कहता है कि एग्रीगेट डिमांड में चेंजिंग सिर्फ शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इफ़ेक्ट करता है। लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो क्लासिकल मॉडल के हिसाब से आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स पर वापस आ जाता है। लेकिन जो
हिस्टैरिसीस के ये जो है हिस्टैरिसीस जो है वो एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो ये कहता है कि हिस्ट्री का लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस होता है वेरिएबल्स जैसे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर। तो नेगेटिव शॉक्स और से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है और इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सकता। सो हिस्टैरिसीस के हिसाब से जो है वो साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड वर्कर्स की स्किल्स डिटोरिएट जो है वो हो जाती हैं जब वो अनएम्प्लॉयड होती हैं और वो रिसेशन के बाद जॉब पे जो है वो नहीं जॉब नहीं पा सकते, मतलब जॉब नहीं मिलती उनको। तो साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के वेज सेटिंग पर इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है और इंसाइडर्स अपने लिए हाई वेजेस के लिए बार्गेन कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड आउटसाइडर्स स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड को जो है वो अनएम्प्लॉयड हो सकती हैं जब रिसेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। तो लेक्चर नंबर 34 था। आई होप सो आपको इसकी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और जो हाईलाइटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।